हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का इंग्लिश। इस बुक में टोटल 17 चैप्टर हैं। हम पूरे बुक को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है आई वॉन्डर, यानी कि मुझे आश्चर्य है। सबसे पहले हम वार्मर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यह है देयर आर मेनी टाइमिंग दैट वी वॉन्डर एट, टेल योर क्लास सम सच टाइमिंग दैट यू हैव ऑफ्टन वंडर्ड एट। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा बहुत सा समय है जिस पे हमें आश्चर्य होता है। अपने कक्षा में कहें या फिर अपनी कक्षा में चर्चा करें। कुछ समय ऐसा होगा जिसे आपने अक्सर देखा होगा, उसी का चर्चा करने के लिए क्लास में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम वार्मर का आंसर देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। इसका आंसर है आई ऑफ्टन वंडर हाउ आवर वर्ल्ड वॉज मेड। मुझे आश्चर्य है कि हमारी ये दुनिया कैसे बनी। हाउ डिड द प्लैनेट्स कम इनटू एक्सिस्टेंस, यानी कि हमारे ग्रह जो हैं वो अस्तित्व में कैसे आए। हाउ वेर सो मैनी क्रिएचर्स फॉर्म्ड, इतने सारे जीव कैसे बने। अब हम लोग पोएम पढ़ेंगे। पोएम पढ़ने से पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है वो सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग भी लिख के रखा हुआ है। पहला है यहाँ पे वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य करना। सीन मतलब होता है देखा जाना। वाइंड मतलब होता है हवा। बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना। नेस्ट यानी घोंसला। वैन का मतलब होता है कब। वैन मतलब कब। क्वाइट मतलब पूरा। राउंड मतलब गोल। मिसिंग यानी कि गायब। मिसिंग मतलब गायब होता है। फाउंड मतलब होता है पाया जाना। लाइटनिंग मतलब होता है बिजली। पेंट मतलब होता है रंगना। फ्लैश, फ्लैश मतलब होता है चमकना। फ्लफी, फ्लफी मतलब होता है फुज्जीदार या फिर हल्के फुल्के। सपोज, सपोज मतलब होता है मानना। नो, नो मतलब होता है जानना। वाई, वाई मतलब होता है क्यों। ग्रास, ग्रास मतलब घास। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। हु मतलब होता है कौन। टाउट, टाउट मीन्स सिखाया। फ्रीज, फ्रीज मतलब को मुक्त कर देते। पोयम में फ्रीज यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ट्रीज होगा, फ्रीज नहीं होगा। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, यहाँ पे ट्रीज होगा। फिर भी हम लोग फ्रीज का मीनिंग देख लेते हैं। फ्रीज मतलब होता है को मुक्त कर देते हैं। टेक रेस्ट मतलब होता है आराम करें। मून मतलब होता है चंद्रमा। लाइट्स मतलब होता है दीपक। ब्लो मतलब होता है फूंक मारा। आगे भी कुछ वर्ड्स हैं। मेक्स मतलब होता है बनाता है। अबाउट मतलब होता है के बारे में। रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष। हैंग यानी कि लटकना। क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब होता है बादल। टेल, टेल मतलब होता है कहना। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। मैं आपको यहाँ पे पूरा वर्ड मीनिंग दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट करके इसको याद कीजिए, जिससे आपको पोएम को समझने में भी आसानी होगी और आगे भी आपको ये सारे वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग पढ़ते हैं पोएम। पहला स्टैंजा हम पढ़ेंगे। आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन। हु टॉट द बर्ड्स इज बिल्ट अ नेस्ट एंड टोल्ड द फ्रीज टू टेक रेस्ट। यहाँ पे फ्रीज नहीं होगा, यहाँ पे होगा ट्रीज। ओके, यहाँ पे ट्रीज होगा। आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है। एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन, और हवा कभी दिखती क्यों नहीं है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, मतलब पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। टाउट मतलब होता है सिखाया और बिल्ड मतलब होता है बनाना। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ एक जगह स्थिर कैसे रहता है। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, इसका मतलब होगा ओ चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, यानी कि उसका टुकड़ा कहाँ जाता है। मतलब जब चंद्रमा गोल नहीं होता है तो उसका बचा हुआ टुकड़ा जो होता है वो कहाँ जाता है। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स
द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, मतलब कि तारों को कौन प्रकाशित करता है? जब उसका प्रकाश बुझ जाता है तो उसको प्रकाशित कौन करता है? जब तारों की चमक खत्म हो जाती है तो उसको कौन प्रकाशित करता है? नेक्स्ट है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, यानी कि इंद्रधनुष को आसमान में रंग कौन करता है? कौन इंद्रधनुष को रंगता है? एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, और ऊपर आसमान में हल्के फुल्के बादलों को कौन टांगता है? Why it is now do you suppose that dad won't tell me if he knows, यानी कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर आपके पिता को ये बातें पता होगी तो वो आपको नहीं बताएंगे। तो ये हो गया कविता का मीनिंग। पोयम का हिंदी मीनिंग हमने देखा। इस पोयम के पोएट हैं एनोनिमस। अब हम लोग आगे इस चैप्टर में दिए गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे B1 में है थिंक एंड टेल, B1.1 में है आंसर दिस क्वेश्चंस ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब होता है मौखिक, यानी कि आपको इस क्वेश्चंस का आंसर मौखिक रूप से देना है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है डज द वाइंड हैव एनी कलर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है डू यू ऑफ्टन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट। डज ही आंसर योर क्वेश्चंस इफ ही डज नॉट व्हाट डू यू डू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। तो चलिए हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और इसका हिंदी मीनिंग भी जानते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा से पोएट जो है क्या जानना चाहते हैं। इसका आंसर होगा इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट इज क्यूरियस अबाउट, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा से पोएट जानना चाहते हैं ग्रीन कलर ऑफ द ग्रास, यानी कि घास के हरे रंग के बारे में। एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन, और हवा जो है कभी दिखती क्यों नहीं है। हु टॉट द बर्ड्स द बिल्ड अ नेस्ट, पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ एक जगह पे ही स्थिर कैसे रहती है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकेंड नंबर में है वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड्स फ्लफी, मतलब स्पीकर जो है वक्ता जो है वो क्लाउड्स को यानी बादल को फ्लफी क्यों बोल रहे हैं, हल्का फुल्का क्यों बोल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड्स फ्लफी बिकॉज द क्लाउड्स आर ऑलवेज हैंगिंग एंड मूविंग इन द स्काई। तो वक्ता क्लाउड्स को यानी बादल को फ्लफी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बादल जो है हमेशा आसमान में लटका हुआ रहता है, हैंगिंग यानी कि लटका हुआ रहता है, और मूव करते रहता है यानी इधर उधर घूमते रहता है, इधर उधर जाते रहता है। तो इसीलिए स्पीकर ने क्लाउड्स को फ्लफी कहा है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है डज द वाइंड हैव एनी कलर। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या हवा का कोई रंग है। आंसर में हम लिखेंगे वाइंड हैव नो कलर, यानी कि हवा का कोई रंग नहीं है। इट्स कलरलेस, यह रंगहीन है। कलरलेस यानी कि रंगहीन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है डू यू ऑफ्टन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट। तो इसका मतलब होगा कि आप अक्सर अपने पिता से उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं जिन पे आपको आश्चर्य होता है। आगे है डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या वो आपके सवालों का जवाब देते हैं। इफ़ ही डज नॉट व्हाट डू यू डू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, यानी कि वह अगर ऐसा नहीं करते, यानी कि जब वो आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो आप अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा येस आई ऑल्सो डू आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स आई वंडर एट। हाँ, मैं अपने पिता से ऐसे सवाल पूछता हूँ जब मुझे आश्चर्य होता है। माई फादर आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे पिता मुझे उत्तर देते हैं। इफ़ ही डज नॉट नो सम क्वेश्चंस आंसर, मतलब जब वो कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। टू सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटी आई आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम माई टीचर्स, तब मैं अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं अपने शिक्षक से क्वेश्चन करता हूँ या फिर करती हूँ। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब आगे है B1.2 में बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स,
यानी कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसी को आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। तो पहला है, ए नंबर में है, द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, यानी कि चंद्रमा का शेप जो है, आकार जो है वो फिक्स रहता है। तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि चंद्रमा का आकार हमेशा फिक्स नहीं होता है, कभी कभी वो आधा भी हो जाता है और कभी वो पूरा गोल होता है। तो इसीलिए ये मेरे अकॉर्डिंग फॉल्स होगा। बी नंबर में है, द बर्ड्स मेक देयर ऑन नेस्ट, यानी कि चिड़िया अपना घोंसला खुद से बनाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। सी नंबर में है, द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, यानी कि इंद्रधनुष हमेशा रंगीन नहीं होता है, इसका मतलब ये है यहाँ पे। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इंद्रधनुष हमेशा रंगीन होता है। द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट्स, यानी कि तारे प्रकाश नहीं देते हैं। तो ये वाला सेंटेंस भी गलत है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ, यानी कि सिर्फ एक ट्रू होगा और ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। बी 2.1, think of things and ideas that you associate with rain, then fill in the blank bubbles with suitable words। इसका मतलब ये होगा कि उन चीज़ों के बारे में आप सोचिए जिन्हें आप बारिश से जोड़ते हैं, तब, then मतलब तब आप इस खाली बबल्स को सुटेबल वर्ड से फिल कीजिए, यानी कि भरिए। यहाँ पे लिखा हुआ एक शब्द रैन से रिलेटेड ही है क्लाउड। अब जिस भी वर्ड को आप रैन से जोड़ते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं वाटर, लिख सकते हैं वाटर, और क्या लिख सकते हैं, हेल, HAIL, हेल मतलब होता है ओला। और हम लिख सकते हैं सी, सी मतलब समुद्र। लास्ट में हम लिख सकते हैं पॉन्ड, POND, पॉन्ड मतलब होता है तालाब। पॉन्ड मतलब हो गया तालाब, सी मतलब हो गया समुद्र, वाटर मतलब पानी, हेल मतलब ओला, और क्लाउड मतलब हो गया बादल। और इसका मतलब क्या हो गया, रेन मतलब हो गया वर्षा। क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। चलिए हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट, यानी कि वैसे चीज़ों का लिस्ट बनाइए जिसके लिए पोएट यानी कि कवि जानने के इच्छुक हैं, जिसके बारे में कवि जानने के इच्छुक हैं। क्यूरियस मतलब उत्सुक होना या फिर इच्छुक होना। यहाँ पर आंसर हमने लिखा है, द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट दिस थिंग्स मतलब चीज़ों को, क्यूरियस यानी कि उत्सुक होना। कवि इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। पहला है, वाई द ग्रास इज ग्रीन, यानी कि घास हरी क्यों है। वाई द वाइंड इज़ नेवर सीन, दूसरी चीज़ है मतलब हवा कभी दिखती क्यों नहीं है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, यानी कि पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए किसने सिखाया या किसने बताया। वाई द ट्रीज ऑलवेज स्टैंडिंग सेम प्लेस, यानी पेड़ हमेशा एक ही जगह पर खड़ा क्यों रहता है। वाई द मून इज़ नॉट राउंड एवरी डे, चंद्रमा रोज गोल क्यों नहीं होता है, चंद्रमा प्रतिदिन गोल क्यों नहीं रहता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकेंड नंबर में है, हु डू यू थिंक इज़ द आई इन द पोएम अ चाइल्ड और एन एडल्ट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि आप क्या सोचते हैं कि इस पोएम में यानी इस कविता में आई कौन है, एक बच्चा या फिर एक वयस्क। गिव रीजन्स यानी कि कारण दीजिए, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। इसका आंसर होगा, इन माई व्यूज़, यानी मेरे विचार से या मेरे नज़रिए से आई इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड, मेरे विचार से आई इस पोएम में एक बच्चा है। बिकॉज अ चाइल्ड इज़ ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वॉन्डरिंग थिंग्स। होपनिंग इन आवर नेचर, अडल्ट डोंट एवर थिंक ऑफ सच क्वेश्चंस। इसका मतलब हुआ क्योंकि एक बच्चा ही हमेशा इन आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है, यानी कि एक बच्चा ही इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है कि ये सब नेचर में क्या होता है, क्या हो रहा है।
एडल्ट डोंट एवर थिंक ऑफ सच क्वेश्चंस। वयस्क जो होते हैं वो ऐसे प्रश्नों के बारे में नहीं सोचते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट ओपिनियन डू यू फ्रॉम अबाउट द स्पीकर, यानी कि स्पीकर के बारे में यानी वक्ता के बारे में आपका क्या विचार है। यहाँ आंसर होगा इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से द स्पीकर इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट द वंडर्स ऑफ आवर नेचर। मतलब मेरे विचार से वक्ता बहुत उत्सुक है वंडर ऑफ आवर नेचर, यानी हमारे सृष्टि के आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में जानने के लिए वक्ता, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, स्पीकर जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वेरी क्यूरियस यानी बहुत उत्सुक है। 4 नंबर में है व्हाट डज द क्वेश्चंस इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज डैड, यानी कि लास्ट में अंत में वक्ता अपने पिता के विचार के बारे में क्या सजेशन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर इन दिस पोएम इज़ क्यूरियस अबाउट मैनी थिंग्स। वक्ता जो है इस कविता में बहुत से चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, अनेक चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। बट ही नोज़, लेकिन वह जानता है दैट हिज डैड विल नॉट रिप्लाई टू हिज क्वेश्चंस, लेकिन वे जानते हैं कि उनके पापा जो हैं, उनके डैड उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। सो ही डज नॉट आस्क, इसलिए वो नहीं पूछते हैं। तो वक्ता को ऐसा लगता है, स्पीकर को ऐसा लगता है कि उसके डैड, उसके पिता उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, इसीलिए वो अपने डैड से क्वेश्चन नहीं पूछता है। गाइस हमने यहाँ तक B2.2 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C.1 में फ्रेजल भर्व। C.1.1 में है व्हाट डज द फ्रेजल भर्व ब्लो आउट मीन इन द पोएम, यानी कि इस कविता में ब्लो आउट, फ्रेजल भर्व ब्लो आउट का इस कविता में क्या अर्थ है। लुक अप अ डिक्शनरी एंड लिस्ट इट्स मीनिंग, नोट डाउन अदर मीनिंग्स of the phrasal verb and use it in your own sentences conveying other meanings, यानी कि शब्दकोश देखकर इसका मीनिंग का लिस्ट बनाएं। नोट डाउन अदर मीनिंग्स मतलब इसका और भी मीनिंग लिखना है, ब्लो आउट का और भी मीनिंग लिखना है और इसका सेंटेंस में यूज़ करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर What does the phrasal verb blow out mean in the poem, यानी कि फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट का इस कविता में क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हमने लिखा है ब्लो आउट इन द पोएम मीन्स क्वेंच और एक्सटिंग्विश। मतलब ब्लो आउट का इस कविता में अर्थ है बुझना। क्वेंच का मतलब भी बुझना होता है या बुझाना होता है, और एक्सटिंग्विश का मतलब भी बुझना या फिर बुझाना होता है। ठीक है, तो इस कविता में यहाँ पर जब आप कविता पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हु लाइट्स the stars when they blow out and makes the lightning flash about, यानी कि जब तारा बुझ जाता है तो फिर उसको प्रकाशित कौन करता है। यहाँ पर ब्लो आउट का मतलब है बुझना। जब तारा बुझ जाता है तो उसको प्रकाशित कौन करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा था यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि इस कविता में ब्लो आउट का मतलब क्या है। तो इस कविता में ब्लो आउट का मतलब है बुझाना या बुझना। और इसमें सेंटेंस बनाने के लिए भी कहा गया है। ब्लो आउट का हमने बनाया है। ब्लो आउट का एक अर्थ यहाँ है, दूसरा ये है और तीसरा यहाँ पर। ब्लो आउट का एक अर्थ यहाँ पर है टू लूज फोर्स, यानी कि बल खोना। द फायर ब्लो इटसेल्फ आउट, द फायर ब्लू इटसेल्फ आउट, यानी आग ने अपना बल खो दिया। ब्लो आउट टू डिफीट समवन इजली, यानी किसी को आसानी से हराने के लिए। इसका सेंटेंस है वन कांट ब्लो आउट माई करेज, मतलब कोई भी मेरे हिम्मत को आसानी से नहीं हरा सकता है। ब्लो आउट का तीसरा मीनिंग है फ्लेम पुट ऑफ बाय वाइंड, यानी कि लौ हवा से बंद हो जाना, बुझ जाना। इसका सेंटेंस है द कैंडल ब्लो आउट एज ही ओपन द विंडो, यानी कि कैंडल जो है, मोमबत्ती जो है वो उसके खिड़की खोलने से बुझ गया। ये था हमारा C.1.1 का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर C.1.2 में लुक अप अ डिक्शनरी एंड लिस्ट अदर फ्रेजल वर्ब्स दैट बिगिन विद ब्लो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। हमें ब्लो से रिलेटेड ही फ्रेजल वर्ब लेना है और इसका सेंटेंस बनाना है। हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाया है।
ब्लो आउट का मैंने क्या बताया था, बुझाना। बी एक्सटिंग्विश्ड यानी ही ब्लो आउट द फायर, उसने आग बुझाई। ब्लो अप यानी एक्सप्लोड, ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट होना। तो इसका सेंटेंस है द बस ब्लो अप फ्रॉम बॉम्ब, यानी कि बस बॉम्ब से उड़ गया। ब्लो डाउन यानी डेमोलिश या अटैक, ब्लो डाउन का मतलब होता है अटैक करना यानी आक्रमण करना। इसका सेंटेंस है द आर्मी ब्लो डाउन टेररिस्ट, यानी कि सेना ने आतंकवादियों पर आक्रमण किया। हमने C.1.2 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। C.1.3 में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल का मतलब होता है भरना, ब्लैंक्स का मतलब होता है खाली। इन द सेंटेंसेस गिवन ब्लो विद द सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब दिया गया है, यहाँ पर जो खाली जगह दिया गया है उसे हमें फिल करना है, और ये फ्रेजल वर्ब है। इसी फ्रेजल वर्ब से सुटेबल वर्ड को हमें यानी कि सही वर्ड जो होगा जिस सेंटेंस के लिए, वो वर्ड लेके हमें इसे फिल करना है। पहले हम इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। पुट आउट, टू एक्सटिंग्विश। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना या फिर रखना। कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना। वाइप आउट का मतलब होता है हटाना। सेट आउट का यहाँ पे दिया गया है टू बिगिन अ जर्नी, मतलब यात्रा शुरू करना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। इसका क्या दिया गया है, टू लीव यानी छोड़ना। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर का सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू, तो इसमें हो जाएगा वाइप आउट, यानी कि ये हो गया नंबर ए का, 4 नंबर का हो गया नंबर ए का, वाइप आउट। द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू वाइप आउट पोलियो, यानी कि सरकार पोलियो का सफाया करने के लिए यानी हटाने के लिए तैयार है। सरकार पोलियो को हटाने के लिए तैयार है। ही डैश फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, तो इसका हो जाएगा सेट आउट, यानी कि वह अपने पिता के साथ कोलकाता के लिए निकला। नेक्स्ट है डैश अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, तो इसका हो जाएगा कॉल आउट। ये सेट आउट जो है ये हो गया नंबर बी का। नंबर सी में है डैश अ डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, तो इसका हो जाएगा कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना, यानी कि पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाएं। नेक्स्ट है ही हैड टू डैश स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, तो इसका हो जाएगा गिव अप। सी नंबर का हो जाएगा कॉल आउट, यहाँ पर हम लिख देते हैं सी, और डी नंबर का हो जाएगा ये गिव अप। इसका मतलब हो गया कि उसे स्मोकिंग छोड़ना पड़ा क्योंकि उसको सांसों की प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है डैश द लैंटर्न, तो इसका हो जाएगा पुट आउट। लैंटर्न मतलब लालटेन, यानी लालटेन को बुझाओ। फिर आगे है रैम्प टाइम। लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे जोड़ा दिया गया है वर्ड का। ग्रीन सीन बीन, ग्रीन शीन, नेस्ट रेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स यू विल notice end with similar sound. Such pairs of words that end with the similar sound are called rhyming pairs of words. यहाँ पर जो आप वर्ड देख रहे हैं इसको जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो सबका लास्ट जो है वो सेम साउंड से ही होता है, जैसे कि ग्रीन, सीन, बीन। फिर यहाँ पे नेस्ट, रेस्ट, मतलब सबका साउंड जो है एक जैसा है। ग्रीन सीन और बीन, इन तीनों का साउंड एक जैसा है। ग्रीन सीन, इसका लास्ट साउंड भी एन है और इसका भी लास्ट साउंड एन है। इसी तरह से नेस्ट रेस्ट, इसमें भी लास्ट साउंड टी है और इसमें भी लास्ट साउंड टी है। तो ऐसे वर्ड को हम रैमिंग वर्ड कहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है पिक आउट द रैमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम एंड एडेड वन मोर टू ईच पेयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको पोएम से ऐसे ही रैमिंग वर्ड लिखना है और यहाँ पर एक पेयर जो है दिया गया है, तो इसी तरह का वर्ड आपको भी लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हमने यहाँ पर कुछ रैमिंग वर्ड्स जो हैं लिखा हुआ है, जैसे कि नेस्ट रेस्ट, ये क्वेश्चन में भी दिया गया है। चेस्ट क्रेस्ट, राउंड फाउंड साउंड, आउट अबाउट शॉर्ट, स्काई क्राई फ्राई, सपोज नोज, तो सब एक ही जैसे साउंड का है। तो ये था रैमिंग वर्ड। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे है लेट्स टॉक, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और pairs. If the moon did not appear in the sky, what would happen? यानी कि अगर चंद्रमा आकाश में नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा। इसी टॉपिक पे आपको ग्रुप या फिर पेयर में
यानी कि समूह या फिर जोड़े में आपको डिस्कस करना है। इसका डिस्कशन हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा है एक लड़की है सृष्टि और एक लड़का है आलोक। तो सृष्टि और आलोक के बीच ये कन्वर्सेशन हो रहा है, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं किस टॉपिक पे। टॉपिक है यहाँ पे इफ़ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई, यानी कि आकाश में अगर चंद्रमा नहीं दिखाई देगा व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा। तो इसी टॉपिक पे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई द नाइट्स विल बिकम एब्सोल्यूट डार्क। अगर आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, अपीयर मतलब होता है दिखाई देना, अगर आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो रात जो है वो बहुत ही डार्क हो जाएगी, रात निश्चित ही डार्क हो जाएगी। फिर आलोक कहता है इट्स सो फ्राइटनिंग टू थिंक ऑफ द नाइट्स विदाउट द मून। इसका मतलब है कि ये बहुत ही डरावना लग रहा है सोचकर कि रात बहुत डार्क हो जाएगा बिना चंद्रमा के। फिर रानी भी है यहाँ पे, रानी बोल रही है यस हाँ इट्स ग्रेट डिलाइट टू प्ले इन द मून लाइट नाइट, यानी कि रात में चंद्रमा के रोशनी में खेलने में बहुत ही खुशी होती है। तो ये हो गया हमारा नंबर ई का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग। मदर टंग मतलब मातृभाषा। एनी वन ऑफ द स्टेंजा फ्रॉम द पोएम दैट यू मैनी हैव रीड। आपका जो यहाँ पर पोएम दिया गया है इसी से एक स्टेंजा लेना है, एक पैराग्राफ लेना है, आपको उसका हिंदी मीनिंग लिखना है। तो हमने यहाँ पर हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, हमने इस स्टेंजा का हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखा है। तो स्टेंजा क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन, हु taught the birds to build a nest and told the trees to take rest। इस लाइन का हिंदी मीनिंग है मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों होती है। फिर नेक्स्ट है एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन, यानी और हवा कभी दिखती क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट है हु थॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, किसने पक्षियों को घोंसला बनाना सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को आराम करने के लिए और पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए किसने सिखाया। तो ये हो गया इस स्टेंजा का हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया। फाइंड इन द ग्रिड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर। वर्ड्स में अपीयर हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर एक ग्रिड दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है वर्ड ढूंढना है। वेदर से रिलेटेड यानी कि मौसम से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा इस ग्रिड में। तो एक वर्ड यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, फिर क्लाउड, टेम्परेचर मतलब तापमान, क्लाउड यानी कि बादल, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, क्लाउडी यानी कि बादल जैसा, वेदर यानी मौसम, स्नो मतलब बर्फ, लाइटनिंग, हेल, शनी, अम्ब्रेला और रेन। तो ये सारा वर्ड यहाँ पे बन रहा था, और अगर आपको इसमें कोई और भी वर्ड दिख जाए तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो वेदर से रिलेटेड होना चाहिए। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्लिप। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।